मेरे लिए उसकी वो ज्यादती एक बड़ी मेहरबानी थी कि उसने मुझे पुलिस वालों का सामना करने से बचा लिया था। मुझे कमरे में बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े उर्दू में आ जाओ का नारा लगाया। दरवाजा मुकफ्फिल नहीं था। सलीम नाप घुमाकर अंदर आ गया। अरे तुम तो वलीउल्लाह भी हो गए, उसने तहायुर ज़दा और खुशामदाना लहजे में कहा। बिस्तर पर लेटे लेटे ही समझ गए कि दरवाजे पर छोटा भाई दस्तक दे रहा है। ये तुमने कैसे समझ लिया? मैंने उसे घूरते हुए खुशदिली से पूछा। इस होटल में मेरे और तुम्हारे सिवा उर्दू कौन समझता है? वो कुर्सी पर बैठ गया। मालूम होता है कि आज ग्रीन पार्क में तुम्हारी दाल नहीं गली। दाल तो कई मरतबा गलते गलते रहेगी। जरे मुबादला का खर्च ज्यादा था, इसलिए दिल पर पत्थर रख लिया। पैसे भी इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह सबको यहीं रह जाना है। ज्यादा बड़े बोल ना बोलो। मैंने उसकी बात काट कर तंबी की। जहाज में मिलने वाली रोजी ने तुमको टिश्यू पेपर भी नहीं समझा था। वो नीम पागल थी, तुम जैसे हीरे का साथ छोड़कर कहीं निकल गई। फिर वो मुझे क्यों घास डालती? ये सब मिजाज और मुकद्दर की बातें होती हैं। अब इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि यही महफिल जमाने का इरादा है या किसी पब में चलकर डेरा डालने? ये होटल ही सबसे मुनासिब है। पब से तुम्हें लाद कर कौन यहाँ तक लाएगा? आज इतनी ले ली तो सुबह जहाज ही निकल जाएगा। उसने खिफत अमेज हंसी के साथ कहा। जरा तुम मेरा ध्यान करना, सरूर में आकर मैं बस पीता ही चला जाता हूँ। अपने जिगर और गुर्दों के साथ जुल्म करते हो, अच्छी बात नहीं है। आज तो पी कर किसी और के साथ जुल्म करने का इरादा है, फिर सुबह यहाँ से कूच कर ही जाना है। उसने अपनी चुगी दाढ़ी चलाते हुए मानी खज लहजे में कहा। यह बताओ कि तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? उसके गैर मुतवक्का सवाल पर मैं चौंक पड़ा। एल्जा के बारे में। उसने एक आंख दबाकर घटिया लहजे में कहा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, तुम्हारे बाद वो लावारिस नहीं रहेगी, उसे कोई ना कोई वारिस मिल जाएगा। मैं आज रात ही यहाँ से जाने का इरादा कर चुका हूँ। अरे वो मेरे बिलाग फैसले पर भौंचका रह गया। आज रात का किराया तो वापस नहीं मिलेगा। फिर तुम सुबह मुझे खुदा हाफिज भी नहीं कहोगे। 8 बजे जहाज पकड़ने के लिए तुम्हें सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक होटल छोड़ना होगा। लंदन की शुरफा इस वक्त होटल तो क्या बिस्तर भी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो फिर अपना कराची का पता अभी लिखवा दो, बाद में मैं भूल जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं, कराची पहुंचकर मैं खुद तुमसे राब्ता कर लूंगा। सिल खुलने की खुशी में तुम पर मेरी एक दावत तो उधार हो ही चुकी है। दावत के जिक्र ने उसे मुतमईन कर दिया और उसने मेरा पता लेने पर इसरार नहीं किया। मैं पिछली रात उसे भुगत चुका था, इसलिए अपना कमरा मुकफ्फिल करके उसके साथ ऊपर चल दिया। एल्सा ने खुश दिलाना मुस्कुराहट से मेरा खैर मकदम किया और बिस्तर पर मेरे पास ही बैठ गई। सलीम ने मेज के सामने पड़ी हुई कुर्सी संभाल ली। मेज पर पीने के लवाजम शायद दिन रात मौजूद रहते थे और इस वक्त भी जूं के तूं पड़े हुए थे। सलीम ने उठकर वाश बेसन में गिलास धोए, तौलिए में लिपटी हुई सोडे की 3 ठंडी बोतलें निकाली और फिर बोतल से ब्लैक लेबल स्कॉच गिलासों में ऊंढेलने लगा। क्या बात है, तुम मुझसे बहुत कम मुखातिब होते हो। सलीम को मसरूफ पाकर एल्जा ने मुझसे कहा। तुम इतने हसीन और नाजुक हो कि तुमको मुखातिब करते हुए डर लगता है, कहीं चटक ना जाओ। मैंने उसका दिल रखने के लिए यूं ही कह दिया। खुशी से एल्जा का चेहरा गुलनार हो गया और होंठों पर मुस्कुराहट भी कर गई। तारीफ मर्द का वो मुअस्सर हथियार है जिसके जरिए ज़हीन तरीन औरत की अकल को नाकारा बनाया जा सकता है। इससे आगे हासिल होने वाली कामयाबियों का इन्हिसार खुद मर्द की मर्जी और तलब पर होता है। एक बात मैं हर बार तुमसे पूछना भूल जाता हूँ, सलीम ने अचानक उर्दू में कहा। अब मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, 1 नहीं 2 पूछ लो। मैंने दावत दी। कल तुमने अपने रिश्तेदार के घर से मुझे फ़ोन किया तो तुमने मेरे साथ एल्जा की मौजूदगी का जिक्र सुनकर इसे मेरी बीवी क्यों समझ लिया था? बाद में मुझे याद आया कि मैं तुम्हें अपने मुतल्लिका बीवी के बेवा हो जाने और इससे दोबारा शादी करने के बारे में बता चुका था। अपने दिल पर इसका इतना असर न लो। वो एक चलती हुई बात थी और मजाक में कही गई जो दुरुस्त भी हो सकती थी। मैंने सिगरेट सुलगाकर बेपरवाही से कहा, मजाक की बात दुरुस्त कैसे हो सकती है? उसने सर उठाकर पूछा। कसरत से बैरून मुल्क जाने वाले सियाने बड़े बड़े शहरों में खुर्दनोश और रहाइश के भारी अखराजात से बचने के लिए कई बीवियां पाल लेते हैं। इनमें हर बीवी खुद को अकलौती समझती है, जबकि इनकी अकलौती बीवी वतन में इनके बच्चे पालने में मसरूफ होती है। तुम्हारी अक्सर बातें बहुत गहरी और जुबानी होती हैं, इनको समझने के लिए ज़हन पर जोर देना पड़ता है। उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए हंस कर कहा, कराची पहुंचने के बाद तुम ज़हन पर जोर देने की इस जरूरत से आज़ाद हो जाओगे। उसके अंजाम का तसव्वुर करके मैं रवानी में बेसाख्ता कह गया। देखे तुम फिर कोई गहरी बात कह गए हो जो मेरे सर पर से गुजर गई है। हालांकि ये सीधी सी बात है, कराची में मैं हूं का ना मेरी बातें, फिर तुम अपने जहन पर क्यों जोर दोगे? मुझे अपनी बात की वजाहत फौरन ही सूझ गई और वो मुतमईन हो गया। इस वक्त तक गुफ्तगू उर्दू में होती रही थी जो एल्जा के लिए नाकाबिले फहम थी, लेकिन फिर भी वो बेचारी अखलाकन मुस्कुरा कर हम दोनों की तरफ देखती रही। सलीम ने स्कॉच का एक लंबा घूंट मैदे में उतारने के बाद कहा, डार्लिंग हम दोनों तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे थे। असलम का मशवरा था कि मैं तुम्हें लंदन में किराए का फ्लैट दिलवा दूं और तुम यहीं आबाद हो जाओ।
मैं अक्सर इधर आता रहता हूँ, हमेशा तुमसे मुलाकात होती रहेगी। तुम्हारी तजवीज़ बहुत हमदर्दाना है, एल्जा ने मुझसे कहा। फिर सलीम से मुखातिब होगी, मगर मैं मजबूर हूँ। 15 दिन की सियाहत के बाद मैं वारसा में अपने घर वापस न पहुंची तो मेरा शौहर बाल पकड़ कर मुझे घर से निकाल देगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। एल्जा के इस इंकिशाफ पर सलीम की खोपड़ी भग से उड़ गई। उसने बौखलाकर मेरी तरफ देखा, फिर एल्जा से पूछा, तो क्या तुम वाकई शादीशुदा हो? मैं आज तक तुम्हें कमारी समझता रहा। वो कैसा बेहिस शौहर है कि उसने तुम जैसी खूबसूरत औरत को तनहा सियाहत पर निकलने की इजाजत दे दी? मजबूरी है, एल्जा ने बेचारगी से कहा। अब अगले बरस वो अकेला सियाहत पर निकलेगा, मैं वारसा में रहूंगी। पिछले कई बरसों से हम इसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है कि दोनों एक साथ सियाहत पर नहीं निकल सकते? मैंने हैरत से पूछा। अखराजात में मामूली सा इजाफा बर्दाश्त करके तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ आ सकता है। एक के मुकाबले में 2 आदमियों की सियाहत हमेशा सस्ती पड़ती है। बात अखराजात की नहीं, 4 बच्चों की है। उसने सर झुकाकर शर्मसार लहजे में कहा, हम में से किसी एक को हर हाल में घर पर रहना पड़ता है। बड़े बेटी की उम्र अभी सिर्फ 6 साल है। सलीम गिलास से अगला घूंट ले रहा था। उसे इतना जबरदस्त अच्छू लगा कि गिलास से आधी शराब छलक कर पुरानी कालीन पर गिर गई। एल्जा ने बुखलाकर उसके हाथ से गिलास ले लिया। सलीम की खांसी में जरा कमी वाक़ई हुई तो उसने अपनी फटी फटी सुर्ख आंखें एल्जा के चेहरे पर गाड़ कर अटक अटक कर कहा, ये बात तुम आज बता रही हो? तो तुम शादीशुदा और 4 बच्चों की माँ हो? ये बात तुमने आज तक मुझसे छुपा कर रखी? ये बात तुमने कभी मुझसे पूछी ना? मुझे बताने की जरूरत थी। एल्जा ने बुरा मान कर कहा। उसके चेहरे से मुस्कुराहट की हर रमक गायब हो चुकी थी। सलीम की समझ में नहीं आ सका कि उसे क्या जवाब दे। उसने अपना गिलास उठाया और घटाघट उसे खाली करता चला गया। आखिर उसने गिलास चोबी मेज पर पटक कर कहा, फिर भी यह तुम्हारा इखलाकी फर्ज था। सलीम, नर्म खून नजर आने वाली एल्जा अपनी तेवरियों पर बल डालकर गुर्राई, मैं एक इज्जतदार घरेलू औरत हूँ, कोई बाजारी लड़की नहीं। क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि मुझे अपने गले में एक तख्ती डाल लेनी चाहिए जिस पर लिखा हो कि मैं एक शौहर की बीवी और 4 बच्चों की माँ हूँ? यकायक तब्दील होने वाली वो सूरत हाल मेरे लिए दिलचस्प भी नहीं, मज़ाक का खेज भी थी। नाज़नीन समझकर सलीम पिछले चंद रोज में जिसकी नाजबरदारियां करता रहा, वो आखिरकार 4 बच्चों की माँ साबित हुई थी। नो, सलीम ने फिजा में उंगली उठाते हुए कहा, मेरा यह मतलब नहीं है, मगर फिर भी कोई इशारा तो मिलना चाहिए था मुझे। शट अप, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। एल्जा बिफर कर अपने असल रूप में सामने आ गई। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने कमरे में सर छुपाने की जगह थी और अब तुम मेरे निस्वानी वकार की धज्जियां उड़ा रहे हो। ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। उसके बिगड़े हुए तेवर देखकर सलीम सहम गया। लंदन से जाते जाते वो आखिरी रुसवाई भी उसका मुकद्दर बन गई थी। उसने खुद इस सरूर में आकर एल्जा को लंदन में किराए का फ्लैट दिलवाने का जिक्र छेड़ा था, जिसके नतीजे में नाखुशगवार वाकया रूनमा हुआ था। एल्जा, मैंने उसे घूर कर कहा, तहम्मुल से काम लो, वरना सलीम के साथ तुम भी होटल में तमाशा बन जाओगी। अब तुम भी मुझे धमकियां दोगे? बोलते बोलते एल्जा की आवाज रुंध गई और उसकी आंखों से आंसुओं के मोटे मोटे कतरे उसके रुखसारों पर लुढ़कने लगे। यह धमकी नहीं, इल्तिजा है, मैंने बुखलाकर उसे तशफी देते हुए कहा। सलीम को कम अज कम इतना मौका तो दो कि वो यहां से अपना सामान समेट सके। सुबह उसे वतन वापस लौटना है। नहीं, वो रोते हुए फैसला कुन लहजा में बोली, मैं ऐसे मर्द का वजूद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अपनी गर्लफ्रेंड की तजलील करता हो। इसे नीचे अपने कमरे में ले जाओ, मैं इसका सारा सामान समेट कर खुद तुम्हारे दरवाजे के बाहर रख दूंगी। बात करते करते उसने अपने गिलास में बची हुई अस्काच हकारत से वाश बेसन में बहा दी। मैं दरवाजे से बाहर आ गया। सलीम ने खामोशी से मेरी तकलीद की। तुम वाकई कोई दरवेश हो? सीढ़ियां उतरते हुए सलीम ने भराई हुई आवाज में कहा। मेरी तहरीस और तरगीब के बावजूद तुमने शुरू से इस कुतिया में कोई दिलचस्पी नहीं ली। शायद तुम्हारे वजदान ने तुम्हें बताया था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसी चुड़ैल छुपी हुई है। सुबह तुमको यह मुल्क छोड़ देना है, रात को कहीं किराए पर मकान नहीं मिलते, फिर तुमको वो जिक्र छेड़ने की क्या जरूरत थी? इस वाक़े की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने कहा। तुम्हारी बात खट से मेरी अकल में आ गई थी। मैंने सोचा कि राजी होगी तो मेरे जाने के बाद तुम इसे किसी सस्ते फ्लैट में डाल दोगे। बाकी बातें मैं अगले चक्कर में निपटा लूंगा। मेरे कमरे में पहुंचकर वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बिस्तर पर गिर कर रहा। इज्जत के साथ साथ बोतल भी हाथ से गई। देखो अब वो सामान कब लाती है। जब तक पूरा सामान नहीं आ जाता तुम मेरे पास रुके रहोगे, बल्कि सुबह हम दोनों ही यहाँ से एक साथ निकलेंगे। सामान दिलवा कर मैं चला जाऊंगा। मैं नरमी से कहा। मैं अपने एक रिश्तेदार से वापसी का वादा करके आया था। रात भर यहाँ रुका रहा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। चलो अभी तो सामान का इंतजार करना है, बात के बाद में देखी जाएगी। तुम्हारी जरा सी लफ्जी से इस वक्त तबीयत मख्तर हो गई। मैंने किसी से सुना था कि पोलैंड वाले बहुत जलील और लीचर होते हैं। अब इसी कुतिया साली को देख लो कि अपने 4 पिल्लों को वारसा में छोड़कर यहाँ लूंडिया बनी फिर रही है। सलीम ने इस कदर जले कटे लहजा में फिक्रे अदा किए कि मुझे अपना बेसाख्ता
कहका मसनूई खांसी की आड़ में छुपाना पड़ गया। इसने तुमसे रकम भी ईंठी होगी? कुछ देर बाद मैंने पूछा। नहीं, कमरा उसके नाम पर था मगर पूरा किराया मैं दे रहा था। उसके अलावा खर्च के लिए रोजाना 10-15 पाउंड अपनी मर्जी से मैं दे रहा था, उसने बताया। एल्सा ने कभी कुछ नहीं मांगा? इनकार के बाद किया जाने वाला एतराफ मेरे लिए ज्यादा अहम था। ट्यूडर होटल वाली शीरी रैंडल की रोजाना याफ्त 10 पाउंड और कयाम की सहूलत से ज्यादा नहीं थी, जबकि एल्सा उससे कहीं ज्यादा कमा रही थी। और फिर भी सलीम पर एहसान था कि उसने उसे पनाह दी। इस वक्त जो कुछ हुआ इसमें किसी के इरादे का दखल नहीं था। वाकयात इस नहज पर ना चले गए होते तो अगली सुबह एल्सा यकीनन सलीम को खुशी और खुश दिली से रुखसत कर देती। सलीम किसी एहसास ज़यां के बगैर वतन लौट जाता। एल्सा अपनी आमदनी पर खुश रहती और अगली शब फिर पनाह गुज़ीं के लिए अपने कमरे के दरवाजे खोलकर उसे खुशियां बांटने में मसरूफ हो जाती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बढ़कर दरवाजा खोला तो चौखट पर ब्लैक लेबल बोतल समेत सलीम का सूटकेस और सामान रखा हुआ था। एल्सा मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उसने किसी के नमूदार होने का इंतजार किए बगैर अपनी राह ली थी। आओ और सामान उठा लो, मैंने सलीम को मुतवज्जा किया। तुम्हारी बोतल भी वापस आ गई है। सलीम ने उकताहट और बेदिली से सारा सामान अंदर खींच लिया और पूछा, क्या वो तुमसे कोई बात किए बगैर वापस चलेगी? मैं दरवाजा खोला तो वो जा रही थी। कहो तो उसे यहाँ भी बुला लाऊं? मैंने तमस्खराना लहजा में कहा। रहने दो, वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, वो यहाँ से भी निकलवा देगी। सलीम ने सरसरी अंदाज में अपने मुख्तसर असबाब का जायजा लिया तो पता चला कि एल्सा उसकी हर चीज चुन चुन कर उठा लाई थी ताकि वो किसी बहाने से दोबारा उसको तंग न कर सके। सामान आ गया, अब मैं तैयारी पैक करता हूँ, मैंने ऐलान किया। तुम तो अपना भरा हुआ गिलास ऊपर छोड़ाए थे। ये कैसे हो सकता है कि बोतल आ जाने के बाद मैं तुम्हें यूं ही जाने दूं? अभी थोड़ी देर ठहर जाओ। वो बहुत मलूल और कबीदा खातिर हो चुका था। उसे जरा सा सहारा देने की नीयत से मैं रुक गया। उसने अपना सामान सूटकेस में ठोंसा। मैंने अपना सूटकेस तैयार किया और सलीम अकबर खान एक मरतबा फिर पैमाने बनाने में मसरूफ हो गया। एल्सा ने उसकी लाई हुई सोडे की ठंडी बोतलें तक वापस कर दी थी जो उसके काम आ रही थी। सलीम एक गिलास पहले ही पूरा कर चुका था, इसलिए कदरे सरूर में था। नया दौर शुरू हुआ तो मौजू फिर एल्सा की जात थी। सलीम को कलक था कि जहां दीदा और तजर्बेकार होने के बावजूद इस मक्कार और सूरत हराम औरत को कोई पॉलिश दोशीज़ा समझकर धोखा खा गया था। तीसरे गिलास के बाद मैंने बोतल का मुंह सख्ती से बंद करके उसे एक कोने में डाल दिया। अब तुम अकेले रह गए हो, मजीद पी तो सुबह 5 बजे दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें बेदार नहीं कर सकेगी। तुम बहुत अच्छे और बड़े भाई की तरह मेहरबान हो, उसने बिगड़ी हुई आवाज में कहा। अब तुमसे कराची ही में मुलाकात होगी, वहां तुम्हारी अदावत नहीं दावत करूंगा। वो उठकर लड़खड़ाते हुए कदमों से मुझसे बगलगीर हुआ तो मैंने उसे जल्दी से कंधे लड़ाकर अलग कर दिया। मुझे डर था कि इस मौका पर उसने फरते जज्बात से रोना शुरू कर दिया तो मेरा मजीद 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। इसे आराम से बिस्तर पर बिठाकर मैंने अपना हल्का फुल्का सूटकेस संभाला और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। कदमों की चाप सुनकर ड्यूटी पर मौजूद लड़की ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में हैरत होत कर आई, जिसका सबब मेरा सूटकेस ही हो सकता था। अपने इंद्राजात दुरुस्त कराने के बजाय तुम तो होटल ही छोड़े जा रहे हो। मेरे करीब पहुंचने पर उसने मुतासफाना लहजे में कहा, अब इतनी रात को कहाँ जाओगे? एक रिश्तेदार के घर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। मैंने चाहने उचका कर कहा, तुम्हें इल्म होगा कि किराए का लेन देन मिसेस रेनाल्ड खुद करती हैं। उसने मुदाफाना लहजे में कहा, इस वक्त तुमको कोई रकम वापस नहीं की जा सकती। परवाह नहीं, वैसे भी आज रात मेरा कमरा आबाद रहेगा। इसमें वही शख्स सोएगा जिसका नाम तुम्हारे रजिस्टर में लिखा हुआ है, और यह अच्छी बात है। उसने उठकर अलविदाइया अंदाज में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। गुड लक एंड गुड नाइट। मैंने उसे हाथ मिलाकर रॉयल होटल को खैरबाद कह दिया। बाहर इस वक्त फंवार पड़ रही थी। मुझे सामने ही एक टैक्सी नजर आई। स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में सफेद फार्म ड्राइवर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो शरीरे बदन वाला एक बारिश नौजवान था। इस बूंदाबांदी में सूटकेस उठाकर ज्यादा भाग दौड़ करनी मेरे लिए मुहाल थी। मैं बादल नखास्ता टैक्सी की तरफ बढ़ता चला गया। मुझे अपनी तरफ आता देखकर ड्राइवर फुर्ती से अपने निशित से नीचे उतरा। उसने खलीकाना मुस्कुराहट के साथ मेरे हाथ से सूटकेस लेकर अगवी पायदान पर रख दिया और मेरी मंजिल के बारे में कुछ पूछे बगैर घूमकर अपनी निशिस्त पर जा बैठा। मेरे सवार होने तक इंजन जाग उठा था। मैंने अपनी मंजिल का पता बताया। ड्राइवर ने मीटर चलाया और टैक्सी तेजी से हरकत में आ गई। मेरी दानिश में सफर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था, मगर वो तवील साबित हुआ। टैक्सी के सफर की समत एक ही रही थी। छोटी और जैली सड़कों से गुजरते हुए ड्राइवर ने कहीं भी मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं की थी। आखिरकार उसने होटल के पोर्च में गाड़ी रोक दी। इस वक्त तक बारिश जोर पकड़ चुकी थी, मगर पोर्च में हम महफूज थे। मैं किराया अदा करके उतरा तो होटल के पोर्टर ने मेरा सूटकेस अपनी हल्की ट्राली में रख लिया। मैं काउंटर के सामने से गुजरा तो काउंटर पर बैठे हुए नवार्द ने इस्तफसार तलब मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने अपना कमरा नंबर धुराया और वह सर झुकाकर अपने सामने फैले हुए कागजात के ढेर की जानिब मुतवज्जा हो गया। मेरा ख्याल है कि इस बार भी तुम जल्दी वापस आ गए। कमरे में पहुंचने पर वीरा ने कहा। मैंने रिश्तवाज देखी तो वह सिर्फ 11 बजा रही थी।
आज समझ में आया है कि कोचिज से बेआबरू होकर निकलने का क्या मतलब होता है। मैंने जूते और मोजे उतारते हुए वीरा से कहा, आज सलीम खान की खासी मिट्टी पलीत हुई है और कल उससे ज्यादा होगी। वीरा ने जहरीले लहजे में कहा, कराची में अव्वल खान इससे जरा भी रियायत नहीं करेगा। हाँ, मैंने एतराफ़ किया, वो दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। अब तुम अपनी कहानी शुरू कर दो, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। कोचिज से बेआबरू होकर निकलने वाली? मैंने अनजान बनकर पूछा। बद्रीनाथ की कहानी में मुझे ज्यादा दिलचस्पी है, वीरा ने मुझे घूर कर कहा। वाकई मुश्किलात में गिर गया है। यह कहकर मैंने उसकी बेरब्त कहानी तसलसल से बयान करनी शुरू कर दी। वीरा पूरी तवज्जो से मेरा हर लफ्ज सुन रही थी। तो मैं जल्द से जल्द इससे मिल लेना चाहिए। मेरे खामोश होने पर वीरा ने कहा, आमने सामने बात होती है तो नताज बहुत हैरान कुन साबित होते हैं। जब तक इसकी निगरानी हो रही है, खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, इसके साथ हम भी बेमौत मारे जाएंगे। इस वक्त उससे दूर रहना ही बेहतर है। इससे दूर रहकर मामलात तेजी से नहीं निपटाए जा सकेंगे। सबसे पहले रमेश अग्रवाल का पत्ता साफ करना जरूरी हो गया। वो यहाँ दिल खोलकर बद्रीनाथ के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश करेगा। अब बद्री भी इस बारे में इतनी रजामंद है। ये काम भी इतना आसान साबित नहीं होगा। अभी तक हम बिल्कुल गैर मुसल्ला हैं। तुम्हारे सीखे हुए मार्शल आर्ट से किस दिन काम आएंगे? हथियारों का जिक्र आते ही मैंने उसकी बात काट कर सवाल ताक दिया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि बद्री के साथ उसकी निगरानी भी हो रही होगी। उसकी जान को खतरा दरपेश हुआ तो निगरान ही उसका मुहाफिज बनकर हमारे मुकाबले पर आ जाएगा। इस नागहानी मुसीबत का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। एक दफा बद्रीनाथ का ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो इसका कोई ना कोई हल सोच लिया जाएगा। ऐसे हालात में किसी से मिल बैठने के बजाय उसे खत्म करना ज्यादा आसान होता है। मारो और पूरी कुव्वत से भाग जाओ के फार्मूले पर अमल करके कामयाबी हो ही जाती है। श्रीनिवासन और बेला के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वीरा ने पूछा। बद्रीनाथ की कहानी के सारे किरदार इस वक्त शकूक व शुबहात की जद में आए हुए हैं। बद्रीनाथ इन सब के बारे में पुराने हवालों से सोच रहा था। मैंने इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया है। कल तक शायद वो सही राय कायम करने की पोजीशन में आ जाएगा। मास्टर रॉबर्ट होटल के बाहर होने वाली गिरफ्तारियों के बारे में प्राइवेट चैनल की खबर की बाज़गश्त अब हर स्टेशन सुना रहा है। ये खबरें भी उससे सही फैसलों तक पहुंचने में मदद देंगी। इस वक्त तो अक्कात और उम्मीदों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो सारा दिन गुजार कर लंदन पहुंचा है। फिर भी यह बड़ी बात है कि हमारे सामने आए बगैर मकामी पुलिस इंडियन लॉबी की तरफ मुतवज्जा हो चुकी है। 2 मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी से जेम्स पंडित और गीता के कत्ल की तफ्तीश का रुख भी बदल जाएगा, जिसका सारा फायदा हम दोनों को पहुंचेगा। इसका मतलब है कि कल तुम बद्रीनाथ से फोन पर बात करोगे। इसके बगैर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मैंने जवाब दिया। अब तुम सलीम अकबर खान की कहानी भी सुना सकते हो। मैं बियर का एक कैन ले लूंगी। चाहो तो रेफ्रिजरेटर में से तुम्हारे लिए भी एक डिब्बा निकाल लाऊं। ले आओ। सोने तक कुछ न कुछ शुगल जरूर होना चाहिए। ये कहकर मैं गुसल खाने में चला गया। मैं शब ख्वाबी का लिबास तब्दील करके लौटा तो वीरा मेज पर कई डिब्बे खोले बैठी थी और कमरा इश्तिहा अंगेज खुशबू से महक रहा था। ओहो, रात का खाना तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। मेज पर नजर पड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि दोपहर के बाद से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं बाहर निकलकर बर्गर और फ्राइड चिकन वगैरह ले आई थी। इनमें किसी भी चीज में सुअर का गोश्त नहीं है। वो एक नाजुक मामला था। गोश्त के बारे में वीरा ने बता दिया था, लेकिन पनीर और रोगनियात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। यही मामला चिकन, बीफ और मटन के साथ था। कौन जाने कि इन जानवरों को इस्लामी तरीके से ज़िबा किया जाता था या इनका झटका होता था। लंदन में मजहबी रुझान रखने वाले कभी भी इन बाजारी गजाओं के करीब नहीं भटकते। इनकी रोज बरोज बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र लंदन के बहुत से इलाकों बल्कि दूसरे शहरों में भी हलाल गोश्त की मुतअद्दिद दुकानें कायम हो चुकी थीं, जहां से खरीदे हुए गोश्त को लोग पूरे एतमाद से घरों में इस्तेमाल करते थे। फिर किसी ने अफवाह उड़ा दी कि साउथ हाल में एक सिख भी गोश्त के नाम पर मुसलमानों को झटके का गोश्त खिला रहा है। लोगों ने फौरन इस दुकान का बाइकाट कर दिया। इंतजामिया से इस दुकान का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा किया जाने लगा। कमेटी मुकर्रर हुई तो पता चला कि वो दुकान वाकई एक सरदार जी की थी, मगर वहां फरोख्त होने वाला सारा गोश्त मुसलमान इस्लामी तरीके पर ज़िबा करते थे। यूं वो किस्सा खत्म हुआ। खाने के दौरान में बियर के इस्तेमाल पर वीरा ने खिलाफे तवक्का कोई तबसरा नहीं किया। वो इतनी मुंह फट थी कि एक मरतबा बराह रास्त सवाल कर बैठी थी कि शौक से शराब नोशी करने वाले मुसलमान भी सुअर के गोश्त से क्यों परहेज करते हैं, जबकि हराम दोनों ही हैं। वो सारे ख्यालात मेरे जहन में उभरते और मादूम होते रहे, मगर मैंने इस बारे में वीरा से एक लफ्ज भी नहीं कहा। इसे एक सिरा मिल जाता तो वो बात का पतंगड़ बना सकती थी। इसकी फरमाइश पर मैंने सलीम की बेआबरूई का जिक्र छेड़ दिया, जिसे सुनकर वो देर तक हंसती रही। खाना खत्म करके भी हम दोनों कुछ देर तक बैठे बियर के दूसरे कैन से चुगल करते रहे। आखिरकार मैं बिस्तर पर लेटा तो वीरा कमरे की रोशनियां गुल करके बाथरूम में जा घुसी। चंद मिनट बाद वो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस होकर बाथरूम से बरामद हुई तो कमरा भीनी से खुशबू के महकार से भर गया। उसे कमरे की फिजा को खुशगवार बनाने के लिए किसी अच्छे परफ्यूम का सहारा लिया था।
अकब से आने वाली रोशनी में मैंने बस लम्हा भर के लिए उसके पैकर को देखा और करवट लेकर आंखें मूंद ली। वीरा दरवाजा बंद करके मसहरी पर आ गई। बज़ाहिर में वीरा की तरफ पुश्त किए साकत लेटा हुआ था, लेकिन उसकी तरफ से किसी शरारत की इब्तिदा की सूरत में भरपूर मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार था।